भारत सरकार इस वक्त एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पर काम करना शुरू कर रही है, जिसको देखते हुए विपक्ष से लेकर भारत के कई कोनों पर अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। भारत के कई हिस्से जैसे मिजोरम में तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने इसे ब्लैक डे घोषित कर दिया है और केरलम की क्रिश्चियन कम्युनिटी तो भूख हड़ताल तक की बात कर रही है। लेकिन एफसीआरए एक्ट को अगर समझना है तो इसको भारत की आजादी के दिन से समझना पड़ेगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का भी पैसा नहीं हुआ करता था। उस वक्त विदेशी फंडिंग एनजीओ के थ्रू भारत में काफी सारा पैसा आया, जिसे एक बहुत ज्यादा वेलकम किया गया, एक चैरिटी के रूप में देखा गया, जिससे भारत की बुनियादी चीजें पूरी होती थी। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य में ये पैसा खर्च होता था। लेकिन उसके बाद समय आता है, दशक आता है 1960 का, जब विश्व में कोल्ड वॉर शुरू हुई। यानी जब पूरा विश्व जो है वो दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ था यूएसएलआई, एक तरफ था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रशिया। अब उस वक्त ये नीति चली कि पूरा विश्व जो है या तो यूएस की तरफ जाएगा, आधे आधे में बट गए, या तो आप यूएस के साथ हो सकते हैं या आप यूएसएसआर के साथ हो सकते हैं, आप बीच के नहीं हो सकते। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि भारत निष्पक्ष रहेगा। अब जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत निष्पक्ष रहेगा, भारत दोनों में से किसी भी देश से एलाय नहीं हुआ, उसी वक्त भारत ने देखा कि उसके बाद से भारत में जो एनजीओज हैं वो उनके नंबर्स बढ़ने शुरू हुए, भारत में ज्यादा पैसा आना शुरू हुआ, ताकि जिसका मेन मोटिव था अलीजेडली दोनों सुपर पावर्स ने भारत में पैसा ज्यादा भेजना शुरू किया, जिससे भारत में उनका इन्फ्लुएंस बढ़े, भारत की मीडिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़े, भारत के लोगों में उनकी बात होना शुरू हो। और यही वो वक्त था जब भारत में एनजीओज को और फॉरेन फंडिंग्स को सिर्फ चैरिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इशू के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद समय आता है 1976 का, यानी इमरजेंसी का वर्ष, जब तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ओपनली ये शब्द आकर कहा कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में अनरेस्ट पैदा करने के लिए, भारत का जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे हिलाने के लिए विदेशी ताकतों का यूज हो रहा है, विदेशी पैसों का यूज हो रहा है। आज जब ये शब्द कहे जाते हैं तो इसे एक मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने खुद ये चीज कही थी और उसके बाद वो पहली बार 1976 में एफसीआरए एक्ट लेकर आई थी, जिसका मेन मोटिव था कि जो फॉरेन फंडिंग्स को रोकना, उसके बाद भारत में जो रिलीजियस टेंशन यानी धर्म के नाम पर जो टेंशन क्रिएट हो रही थी उस टेंशन को कम करना, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट उस वक्त भारत में चल रहे थे, यानी चाहे वो कश्मीर का मुद्दा ले लें या किसी भी चीज का हम साउथ का ले लें, उस वक्त काफी सारे ऐसे आंदोलन चल रहे थे जहां पर भारत को टुकड़ों में बांटने की बात की जा रही थी। और अलीजेडली उस वक्त की सरकार मानती थी कि ये विदेशी फंडिंग का नतीजा है, तो उसे भी रोकने के लिए यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रोकने के लिए भी ये एक्ट लाया गया। और चौथा जो रीजन बताया था उस वक्त की सरकार ने वो था नेशनल सिक्योरिटी, यानी भारत की सिक्योरिटी को खतरे के नाम पर यह एक्ट लेके आई थी। लेकिन उसके बाद वक्त आता है 1990 के दशक का, जब 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और 1991 में भारत के बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली। उस वक्त उन्होंने भारत के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत। और वही वो वक्त था जब सिग्निफिकेंट अमाउंट में एक तरह से कहा जाए कि बाढ़ की स्थिति हो गई एनजीओज की और फॉरेन पैसों की। और इसी वक्त जब भारत ने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एनजीओज देखे और देखा कि अब जो 1976 का एफसीआरए एक्ट बना था वो इनएडिक्वेट हो चुका है, यानी वो पर्याप्त नहीं है अब उन पैसों के रेगुलेशन को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि हमें यह तो पता था कि पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है, कहां लग रहा है, ये ट्रैक कर पाने का काम जो एफसीआरए एक्ट था वो नहीं कर पा रहा था। इसलिए 2010 में मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो एफसीआरए एक्ट में कुछ चेंजेस करती है, रिफॉर्म करती है और उसके बाद उसमें कुछ नई चीज ऐड करती है, जिसमें से था कि हर किसी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक एनजीओ हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हर 5 साल में आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ेगा, आपके एफसीआरए अकाउंट के लिए एक अलग बैंक खाता बनाना पड़ेगा और आपको होम मिनिस्ट्री को अपनी सारी गतिविधियों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये वो रिफॉर्म्स लेके आए। लेकिन इसमें भी फिर एक अलीजेड लूप होल निकाल लिया गया, यानी कि जो लोग जो एनजीओ चल रहे थे उन्होंने क्या किया कि जैसे एक बड़ा एनजीओ जो फॉरेन से मान लीजिए कि 100 करोड़ की फंडिंग लेता है, वो अपने सब एनजीओ बनाता है 10 और उन 10 सब एनजीओ में 10-10 करोड़ की फंडिंग देता है। अब क्योंकि छोटे एनजीओ के लिए एफसीआरए जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेट नहीं था, तो अब वो पैसा जो उनके पास 10 करोड़ चला गया है छोटे एनजीओ के पास, अब उसे आप ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये लूप होल उस वक्त निकाला गया, जिसके लिए और जिसको काउंटर करने के लिए अब भारत सरकार एफसीआरए अमेंडमेंट 2.0 लेकर आई है। और यह कहानी 2020 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि 2020 से 2026 के बीच में भारत सरकार लगभग 19,000 एनजीओ का जो लाइसेंस है
वो रद्द कर चुकी है और उनकी प्रॉपर्टीज को अभी फिलहाल भारत सरकार ने जब्त कर रखा है। अब ये जो अमेंडमेंट लेके आई है भारत सरकार 2.0, इसके जो 3 मेजर पॉइंट्स है वो ये है कि जो बड़े एनजीओस, छोटे यानी सब एनजीओस को जो पैसा सब ग्रांट करते थे वो नहीं कर सकेंगे, यानी वो लूप होल को यहां पर तोड़ दिया गया है। जो दूसरा जो सबसे बड़ा रिफॉर्म लेकर आई है वो ये है कि हर जो एनजीओ है जो एफसीआरए यानी फॉरेन से जो पैसा ले रहा है उसे दिल्ली की जो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहीं पर खाता खुलवाना पड़ेगा, वो मैंडेटरी। उसके अलावा आप किसी भी दूसरे बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते। इसके बाद जो 19,000 जो 2020 से 2026 के बीच में भारत सरकार ने एनजीओ कैंसिल करे, जो उनकी संपत्ति है उसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई गई है जो उसकी देखरेख करे कि उसके साथ क्या करना है, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई गई है। ये 3 जो है वो भारत सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट लाई है। अब ये सब चीज जो है भारत में बहुत पहले से ये चीज कही जा रही है, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी ने कंसर्न जताया हो, चाहे वो तब के जवाहरलाल नेहरू जी ने कंसर्न जताया हो, या आज के मोदी और अमित शाह ने जताया हो कि फॉरेन से जो पैसा आता है, फॉरेन फंडिंग जो आती है वो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि कई ऐसे एनजीओ देखे गए हैं जहां पर पैसा आने के बाद उस एनजीओ को चलाने वाले लोग पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण फिर आगे चल के भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में अनरेस्ट पैदा होता है। अब इसे लेकर काफी सस्पिशंस हैं कि विदेश से जो पैसा आता है उससे भारत में दंगे भड़काने से लेकर नए नए आंदोलनों को फ्यूल करने का काम किया जाता है, उनकी रैलियों में जो लगने वाले पैसे हैं उसे फ्यूल करने का काम किया जाता है। भारत में फिलहाल 55,000 से ज्यादा ऐसे एनजीओ हैं जो एफसीआरए से रजिस्टर्ड हैं। आप एक आंकड़ा जान के चौंक जाएंगे कि भारत में 11 लाख स्कूल्स हैं और टोटल एनजीओ जो भारत में काम कर रहे हैं वो 23 लाख के ऊपर हैं। यानी स्कूल से ज्यादा हमारे देश में एनजीओ हैं। उसके बाद भी हमारे देश के एनजीओ की जो स्थिति है, हमारे देश के स्कूल्स की जो स्थिति है वो इतनी सुधरी हुई नहीं दिखती जो एनजीओ से एड हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो थी, कहीं ना कहीं लूप होल्स का फायदा उठाया जा रहा था, जिसको देखते हुए अब ये नया अमेंडमेंट बिल लाया गया है। तो ये 1947 से लेकर 2026 तक की एफसीआरए की कहानी थी। कैसे एफसीआरए का 1976 में जन्म हुआ जब पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हुआ, भारत में इमरजेंसी लगी। अब भारत सरकार इसे टेबल करने जा रही है। प्रोबेबली 2 हफ्तों के अंदर भारत सरकार इस बिल को टेबल करेगी और पार्लियामेंट से इस बिल को पास कराएगी। विपक्ष का कहना है कि यह बिल इसलिए पास नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत सरकार अब बिग बॉस बनने जा रही है, यानी सभी एनजीओ पर अपना पर्सनल कंट्रोल चाह रही है। गांव देहात के जो छोटे एनजीओ हैं उनके लिए दिल्ली में आना, रजिस्ट्रेशन कराना, अपना अकाउंट खुलाना पॉसिबल नहीं होगा, जिस पर भारत सरकार का कहना है कि हम बिग बॉस नहीं बन रहे हैं, इट इज जस्ट कि हम अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं और जो एनजीओ चला रहे हैं उन्हें दिल्ली आकर रजिस्ट्रेशन कराने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छोटे एनजीओ के लिए कोई मेजर चेंजेस नहीं करे गए हैं, यह भारत सरकार की तरफ से दलील है। अब इस एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट पर आपकी क्या राय है? क्या यह देश में होना चाहिए और क्या ये स्ट्रेटेजी जो भारत सरकार की है उसे काउंटर करने के लिए फॉरेन फंडिंग्स को ये सही है या गलत? आपकी क्या इस पर क्या राय है? बताइएगा जरूर। धन्यवाद।